नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलिंद शाह। अर्थमित्र गुरुकुलम के इस शानदार शनिवार में मैं आज फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। मोतीलाल ओसवाल के साथ में ये हमारा सीरीज का तीसरा सेशन होने जा रहा है। एंड विकास जी से हमने 2 सेशन लिए हैं ऑलरेडी। एंड हमने अलग अलग फ्रैक्शन इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी ली है। तो विकास जी हैं जो नेशनल सेल्स हेड है मोतीलाल ओसवाल पैसिव म्यूचुअल फंड्स के। सबसे पहले मैं विकास जी को हैंड ओवर करूंगा एंड देन today we will have our official speaker. Vikas ji, over to you. Yeah, thank you, Milind bhai. Thank you, entire Arthamitra Gurukulam team for arranging this session. आपका सभी का बहुत ही अभिनंदन कि ये इतना बढ़िया प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं एवरी सैटरडे विदाउट फेल। आज हमारे साथ हमारे कॉन्ट फंड मैनेजर शंकर कृष्णन, इनफैक्ट तुषित ठक्कर दोनों भी है। ओके, या तो दोनों भी आज हमारी कॉल पे ज्वाइन किए हैं। तो पिछले 2 महीने में हमने देखा फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या होता है। कुछ लोग शायद नए ज्वाइन हुए होंगे, तो एकदम ब्रीफ बैकग्राउंड शंकर भी उसमें कवर करेंगे, बट जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन कि फैक्टर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग ये ऐसा स्टाइल है जहाँ पे हम एक्चुअली प्रोडक्ट में फंड से आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पैसिव स्टाइल होता है। पैसिव में क्या होता है, जनरली कॉस्ट कम होता है। पैसिव स्टाइल में अभी तक हमने जो देखा है कि इंडेक्स फंड ही पैसिव होते हैं, बट ये पैसिव में एक अलग लेवल का पैसिव प्लस स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हम एक्चुअली अल्फा भी देख सकते हैं। हमने दोनों सेशन में देखा कि मोमेंटम और लो वॉल से हम पोर्टफोलियो में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्लाइंट्स के कैसे अल्फा ऐड कर सकते हैं, कैसे रिस्क कम कर सकते हैं, कैसे रिटर्न बढ़ा सकते हैं, और एक नई प्रोडक्ट ऑफरिंग ओवरऑल क्लाइंट का रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये फैक्टर में 4 ग्लोबल पॉपुलर फैक्टर्स हैं जहां पे हमने 2 देख लिए, मोमेंटम 30, लो वॉल। अभी हमारे तीसरा आज हम देखेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग, और एक सेशन होगा क्वालिटी का जो नेक्स्ट मंथ या व्हेनेवर वी आर अलॉटेड टाइम तब होगा। हर सेशन हर फैक्टर में एक्चुअली क्या 1 घंटे में कवर कर सकते हैं चारों, बट हम बहुत आसानी से आराम से डिटेल में कवर कर रहे हैं कि एक्चुअली फैक्टर्स क्या होता है। क्योंकि ये जो आज बात कर रहे हैं हम लोग, दिस इज मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट। आज मिलिंद भाई का और अर्थमित्र गुरुकुलम का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि एमएफडी को एडवाइजर बनाना है। आज हम डिस्ट्रीब्यूटर से एडवाइजर बनना है। तो एडवाइजर बनने के लिए हमें अलग अलग तरीके के रिस्क भी पता होने चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेज करने के अलग अलग तरीके पता होना चाहिए। इसी में फैक्टर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत ही पॉपुलर है ग्लोबली। ये चारों फैक्टर्स बहुत पॉपुलरली यूज किए जाते हैं। इनफैक्ट वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग आज तक हमने एक्टिव में भी देखा है। ओके, बहुत सारे बड़े बड़े रथी महारथी फंड मैनेजर है जो वैल्यू स्टाइल 20 साल से 25 साल से मैनेज कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम आज पैसिव में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पूरी बागडोर जो है आपके हाथ में देना है। आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग कब करना है ये आपको पता होना चाहिए। यही आज का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आज वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर आप समझ गए और वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे कब इस्तेमाल करना है ये अगर आप समझ गए, तो दैट इज द होल पर्पस। यहाँ पे हमारा फंड बेचने का कोई भी इरादा नहीं है। हमारा इरादा यही है कि आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाए। ओके, तो आज हमारे साथ है शंकर कृष्ण। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल एएमसी एक ऐसा एएमसी जहाँ पे स्पेसिफिकली पैसिव का डेस्क है। उस पैसिव डेस्क में भी अलग से कॉन डेस्क है जो हेड करते हैं शंकर, और शंकर के साथ तुषित ठक्कर दोनों भी आज यहाँ पे हमारे कॉल पे हैं। तो शंकर का बैकग्राउंड में जरा आपको बताना चाहूंगा। शंकर एक्चुअली हमारे कॉन फंड मैनेजर है, स्पेशली पीएमएस एंड एआईएफ फंड में, जो मोतीलाल ओसवाल एएमसी के प्रोडक्ट मैनेज कर रहे हैं ऑन कॉन साइड। फंड मैनेजमेंट के साथ साथ फैक्टर में रिसर्च करना और कॉन्ट रिसर्च भी यही हेड कर रहे हैं। तो इसमें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबली कॉन्ट में क्या चल रहा है, डोमेस्टिकली क्या चल रहा है। ओके, कौन से इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर ये कौन स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, ये सभी रिसर्च शंकर भी करते हैं। शंकर को ओवरऑल 10 साल का एक्सपीरियंस है इन द इंडस्ट्री। ओके, इससे पहले ये अल्फा ऑल्टरनेटिव्स में थे जहाँ पे प्रोप्राइटरी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे थे मल्टी फैक्टर यूज करके। उससे पहले ये एमएससीआई, अगर आपने सुना होगा, जो इंडेक्स कमिटी है एमएससीआई, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, वहां पे भी ये मल्टी फैक्टर स्ट्रक्चर करते थे, प्रोडक्ट बनाते थे, ईएसजी सोल्यूशन मैनेज करते थे फॉर ग्लोबल पेंशन फंड एंड सॉवरेन वेल्थ फंड्स। ओके, तो बहुत ही ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ डोमेस्टिक कॉन का एक्सपीरियंस है, वो ग्लोबल फैक्टर के बारे में बहुत बढ़िया बात कर सकते हैं। शंकर एक इंजीनियर है,
NIT नागपुर से, और उन्होंने MBA भी किया हुआ है IIM इंदौर से। तो आज के सेशन के लिए मैं शंकर को इनवाइट करता हूँ। इनफैक्ट हमारे साथ तुषित भी हैं जो CFA हैं। ओके, और उसके साथ ही उन्होंने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का एक US का एग्जाम्पल होता है वो भी उन्होंने क्लियर किया है। इट्स लाइक अनदर CFA ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। वो भी आज अगर कुछ मौका मिलेगा तो बात करेंगे। बट आई हैंड ओवर टू शंकर। शंकर, आज का ऑब्जेक्टिव होगा वैल्यू इन्वेस्टिंग, एंड ओवर टू यू। Thanks, Vikash. Good evening, everyone. Sorry for the slight delay. शुरुआत में थोड़ी देर हो गई थी मुझे। मैं हिंदी इंग्लिश में कंबाइन करके बात करूंगा। लार्जली कीप इट इन हिंदी, बट बीच बीच में अगर इंग्लिश निकल जाए तो डोंट टेक इट द रॉन्ग वे, फ्लो में आ जाएगा वो। एंड आज हम I will start sharing my screen. Okay. I hope my screen is visible to everyone. Yes, sir, it is visible. Make it full screen, sir. Yes. Yeah, perfect. Okay. So विकास ने आप सबसे फैक्टर्स के बारे में बात करी है। उन्होंने मुझे भी बताया कि आप लोगों को फैक्टर्स के बारे में काफी जानकारी मिल चुकी है, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा फैक्टर्स के ऊपर, बट मुझे 2-3 मिनट लूंगा जस्ट सो दैट अगर किसी ने पहले के सेशंस मिस किए हों तो उनके लिए एक रिफ्रेशर, उनके लिए थोड़ा आइडिया लग जाए, और जिन्होंने अटेंड भी किया होगा उनके लिए रिफ्रेशर की तरह एक्ट करेंगे, राइट। तो फैक्टर्स होते क्या हैं? फैक्टर्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पोर्टफोलियो के। ये थोड़ा ज्ञान हो गया, बट इसका मतलब, इसका आसार ये है कि मानो अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और अगर वो 100 रुपए के अगेंस्ट मैं कुछ रिस्क ले रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे रिटर्न्स मिल रही हैं। अब जो रिस्क मैं लेता हूँ, अगर वो एक ही प्रकार का रिस्क है जो सबसे कॉमन है मार्केट के अंदर आज की डेट में, उसको हम मार्केट रिस्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने सिर्फ मार्केट रिस्क लिया है और कोई और तरीके का रिस्क नहीं लिया है, तो मैं कह सकते हैं कि मैं एक पैसिव फंड में इन्वेस्टेड हूँ, या फिर मैं निफ्टी 500 या निफ्टी 50 तरीके के फंड में इन्वेस्टेड हूँ। जैसे ही मैं मार्केट के अलावा कोई और सोर्सेस ऑफ रिस्क लूं, और वो ऐसे सोर्स हों जिनको लेने में मुझे कोई रिवॉर्ड मिले, इसका मतलब ये है कि इट इज अ रिवॉर्डेड रिस्क। ऐसा नहीं है कि वो रिस्क लिया लेकिन उसका कोई मुझे फायदा नहीं मिला, वो रिस्क लिया तो उसके अगेंस्ट में कोई रिवॉर्ड मिला है। तो वो जो रिस्क होते हैं एडिशनल, उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। ओके, तो फैक्टर जो इंग्लिश टर्म है, वो उसका जो इंग्लिश में जो मतलब है वही मतलब इस इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी है। ये क्वेश्चन एक किसी ने पोस्ट किया था कि व्हाट वर्क्स इन द मार्केट में जब रिटर्न जनरेट होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू द रिटर्न जनरेशन। क्वेश्चन वहां से शुरू हुई थी, वहां से ये टर्मिनोलॉजी भी यूज हो गई है। तो बेसिकली बोलने का तात्पर्य ये है कि फैक्टर्स ऐसी चीजें हैं, ऐसी रिस्क एलिमेंट्स हैं जिनको हम कॉन्शियसली अगर हमारी पोर्टफोलियो में लें तो उसके अगेंस्ट हमको कुछ रिटर्न्स मिलेंगी। ओके, एंड ये कॉमन फैक्टर्स जो आज के डेट में पॉपुलर हैं, जो लोगों ने रिकॉग्नाइज करे हैं, वो हैं वैल्यू, मोमेंटम, क्वालिटी एंड लो वॉलेटिलिटी। मेरे हिसाब से आपने मोमेंटम फैक्टर के बारे में और लो वॉलेटिलिटी फैक्टर के बारे में जानकारी ऑलरेडी ले रखी है। आज हम वैल्यू के बारे में बात करेंगे और अगले सेशन में शायद क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये टर्म्स होते क्या हैं? ये बेसिकली वैल्यू का मतलब यही हुआ कि हम कोई सस्ती चीज लें। जो सस्ती का मतलब ये नहीं है कि वो 1 रुपए की शेयर हो तो हम ले लें, उसका वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है, उसके शेयर प्राइस का रिलेशन सिर्फ इतना है कि कोई चीज अगर उसकी वैल्यू हमारे हिसाब से 100 रुपए की है और वो अगर मार्केट में 80 रुपए में मिल रही है, तो हम अगर उस शेयर को खरीदें तो हम अपने आप को वैल्यू इन्वेस्टर बोल सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया का हर इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टर ही होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से जो जिस शेयर की आज की डेट में वैल्यू 100 रुपए की है, वो 120 में ट्रेड हो रही है और आप फिर भी खुशी खुशी ले लेंगे। किसी तरीके से आप जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आगे चल के इसकी वैल्यू बढ़ेगी। आज भले ही इसकी वैल्यू 100 लगे हमें, लेकिन आगे चल के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छी हैं तो बढ़ेंगी, या कोई और रीजन से कि कोई गलत न्यूज आ गई तो बहुत ज्यादा भाव गिर गया है, जो भी हो गया, ठीक है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग इज एसेंशियली बाइंग समथिंग विच इज चीपर एज कंपेयर टू व्हाट वी बिलीव इट्स वर्थ टू बी।
ये सबसे बेसिक डेफिनेशन हुआ वैल्यू इन्वेस्टिंग का। मोमेंटम इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है, उसमें जो चीज तेजी में चल रही है उस चीज को ले लेना और वो उस ट्रेंड के साथ चलना, और जब ट्रेंड चेंज हो जाएगी तो नई ट्रेंड में घुस जाना, इसको मोमेंटम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। क्वालिटी इन्वेस्टिंग अगेन वेरी सिंपल है। क्वालिटी इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप अच्छी क्वालिटी की कंपनीज लें जिससे कि आपको आपकी रिस्क मैनेजमेंट बेटर हो सके, आपको ड्रॉडाउन के वक्त प्रोटेक्शन मिल सके। लो वॉलेटिलिटी इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप उन कंपनीज को लें जिनकी ऑन ए डे टू डे बेसिस वॉलेटिलिटी कम है, मतलब उनकी प्राइस की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है ऑन ए डे टू डे बेसिस। ऐसा नहीं होता कि वो कंपनी किसी दिन गैप अप कर रही है 10%, दूसरे दिन गैप डाउन कर रही है 10%, किसी दिन अपर सर्किट पे, किसी दिन लोअर सर्किट पे। ऐसी नहीं होंगी ये कंपनी टिपिकली। ये वो ऐसी कंपनीज होंगी जो दिन में 30-40 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगी, शायद 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगी, बट वो कंसिस्टेंटली वो नंबर पे बढ़ती जाएंगी। ओके, और फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या है? फैक्टर इन्वेस्टिंग बस इसको एक स्टेप आगे ले जाता है। वो ये कहता है कि आपने ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, अब इन फैक्टर्स को आपके पोर्टफोलियो में कैसे बिठाया जाए। वो पोर्टफोलियो में बिठाने का जो तरीका होता है वो रूल्स के हिसाब से होता है, उसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होती। तो उसके लिए 3-4 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो आपको फैक्टर को डिफाइन करने की जरूरत है। अगर आपने बोला आप एक वैल्यू फैक्टर इन्वेस्टर हैं, तो अब वैल्यू फैक्टर को मेजर करने का कोई मेट्रिक होना चाहिए। वो बहुत सिंपल मेट्रिक हो सकती है, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग जो हम सब देखते हैं, या प्राइस टू बुक, या कॉम्प्लिकेटेड मेट्रिक हो सकती है जिसमें हम लगभग 10-15 इंडिकेटर्स को साथ में यूज करें। ओके, इंटेंजिबल वैल्यू मेजर करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू डिफाइन इट। आपको शुरुआत में डिफाइन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ सोचें कि अभी मैं प्राइस टू अर्निंग्स ले लेता हूँ, थोड़े टाइम बाद अगर प्राइस टू अर्निंग्स नहीं समझ आ रहा है बट प्राइस टू बुक अच्छी लग रही है तो प्राइस टू अर्निंग्स को प्राइस टू बुक से रिप्लेस कर दें, वो सब नहीं चलेगा। एट द आउटसेट यू हैव टू डिफाइन इट। एक बार आपने ये डिफाइन कर दिया कि आपकी इंडिकेटर क्या है, हाउ आर यू गोइंग टू मेजर इट, उसके बाद आपको रूल लगाने पड़ेंगे कि आपकी पोर्टफोलियो में उस रूल को, उस इंडिकेटर को कैसे यूज किया जाए। ओके, इसके भी कई तरीके हो सकते हैं। कोई बोल सकता है कि मैं टॉप 500 कंपनीज पे सारे कंपनीज में देखूंगा उनकी प्राइस टू अर्निंग्स क्या है, उसमें से 100 कंपनी सेलेक्ट करूंगा जिनकी सबसे कम प्राइस टू अर्निंग्स। कोई दूसरा कह सकता है कि मैं टॉप 200 कंपनी से शुरू करूंगा और उसमें से जो टॉप 20 कंपनीज बाय प्राइस टू अर्निंग्स है उनको ले लूंगा। इसमें कोई सही या गलत तरीका नहीं है, बट अगेन आपको पहले से डिफाइन करनी पड़ेगी। एंड थर्ड, आपको ये भी डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपको कितनी फ्रीक्वेंटली ये प्रोसेस को रन करना है। आप कह सकते हैं कि मुझे हर दिन ये देखना है, या आप कह सकते हैं कि मुझे हर महीने देखना है, हर क्वार्टर में देखना है, हर साल में देखना है, हर 5 साल में एक बार देखना है। अगेन कोई सही या गलत आंसर नहीं है, लेकिन आपको पहले से डिफाइन करनी पड़ेगी। ओके, जब आपने ये 3-4 चीजें डिफाइन कर दी, उसके बाद आप इनको एक सॉफ्टवेयर के रूप में बना सकते हैं, या फिर एक सिंपल एक्सेल में भी इस चीज को बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको मैं एक डेटा सेट दे दूं और मैं भी वही डेटा सेट यूज करूं, हम दोनों को सेम पोर्टफोलियो मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रोसेस हमारी दोनों के आइडेंटिकल है। ओके, सो फैक्टर इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि इट इज अ प्रोसेस विच इज अनएम्बिगुअस। उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता इस चीज का कि कोई सब्जेक्टिविटी मैं दर्शाऊं कहीं पे। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं बोलूं कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती तो मैं ये यहाँ चेंज करता हूँ, या फिर मुझे ये कंपनी नहीं पसंद आ रही तो मैं इस कंपनी से निकल जाता हूँ। ये सब नहीं हो सकता, आपको रूल्स के हिसाब से चलनी पड़ेगी। फैक्टर इन्वेस्टिंग का तात्पर्य ये है। ओके, अब इन जनरल फैक्टर्स मैटर करती क्यों है? फैक्टर्स मैटर इसलिए करती हैं क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, अगर आप 1950 में इन्वेस्टर होते, इंडिया में तो उस समय म्यूचुअल फंड्स नहीं थी, लेकिन यूएस के अंदर म्यूचुअल फंड्स थी। तो यूएस के अंदर अगर 1950 में एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होता और अगर वो फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड का उसको 2% रिटर्न बना के देता, तो उस इन्वेस्टर को ये लगता कि वाह यार, मेरे फंड मैनेजर ने 2% रिटर्न बनाकर दे दिया मुझे। अगर वही फंड मैनेजर उसको किसी दूसरे साल में 50% रिटर्न बना के देता, तब भी वो यही कहता, वो इन्वेस्टर, कि वाह यार, मेरे फंड मैनेजर ने मुझे 50% रिटर्न बनाकर दे दिया। कोई बेंचमार्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, देयर वाज नथिंग टू कंपेयर अगेंस्ट। ऐसे मान्यता ये थी कि सारी जो रिटर्न बनती हैं वो फंड मैनेजर के स्किल के बदौलत बनती है। ओके, बट ये थोड़ी एम्बिगुअस है, राइट? ऐसा कौन सा स्किल है जो एक साल में 2% रिटर्न बना दे
और दूसरे साल में 50% रिटर्न बनाए और तीसरे साल में शायद -15% रिटर्न बनाए। स्किल है अगर, तो कंसिस्टेंसी ज्यादा होनी चाहिए उसकी। तो रिसर्चर्स ने ये क्वेश्चन पुट किया अपने आप के सामने, उन्होंने डेटा को देखा और उसके बेसिस पे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हर पोर्टफोलियो में एक कॉमन रिस्क प्रेजेंट है, वो रिस्क का नाम है मार्केट रिस्क। अगर आपने वो रिस्क फैक्टर पे, मार्केट रिस्क फैक्टर पे एक्सपोजर लिया हुआ है, तो आपको कोई रिटर्न बन के मिलेंगी बिकॉज यू हैव टेकन दैट रिस्क, इट इज अ रिवॉर्डेड रिस्क। जैसे ये मॉडल बनकर आई, उससे ये हो गया कि आपके जो ओवरऑल रिटर्न थे, जो आप अल्फा मान रहे थे आपके फंड मैनेजर का, 60% ऑफ दैट रिटर्न बिकेम एट्रीब्यूटेबल टू द मार्केट। 60% ऑफ द टोटल रिटर्न दैट द फंड मैनेजर वाज जनरेटिंग, वो मार्केट की वजह से आ रहा था। और जो बचा हुआ 40% था, वही लोगों को लगा कि स्किल होगी। लेकिन ये बहुत एक बेसिक मॉडल थी, लोगों ने और कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग करी इस पे, और उन्होंने पाया कि 60% तो मार्केट है, बाकी जो 40% है वो भी अल्फा नहीं है पूरी। इनफैक्ट उस 40% के अंदर भी और 35% जो है वो ये फैक्टर्स के बदौलत फिर एक्सप्लेन करी जा सकती हैं, और फिर बैलेंस जो 5% है वही अल्फा बोला जाएगा, और वो भी 5% की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है किसी के लिए 5% हो तो किसी और के लिए -5%। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिस्टमैटिकली देखें इस चीज को, सिस्टमैटिकली एक्सपोजर लें, तो मार्केट और तरह तरह के फैक्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में लेकर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिसमें कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न मिल सकती है आपको। ओके, और ये इंडस्ट्री, अगेन विकास ने ये नंबर्स बताई होंगी आपको, ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इनफैक्ट बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है ग्लोबली। हम ये जो नंबर बोल रहे हैं, ये $3.5 ट्रिलियन की है, ये इंडिया की जीडीपी से बड़ी है। ओके, और जो नया पैसा आता है, ओके, इक्विटी इन्वेस्टिंग के अंदर जो भी नया पैसा आता है, 30% ऑफ द न्यू फ्लोज गो इनटू फैक्टर्स। मतलब अगर 100 करोड़ एक साल में इक्विटी मार्केट के अंदर आए, यूएस मार्केट के अंदर, उसमें से 30 करोड़ फैक्टर स्ट्रैटेजीज में जा रही हैं, कुछ एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट में जा रही हैं। ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी आफ्टर ब्रॉड बेस्ड कैटेगरी। तो इतनी पॉपुलर हो चुकी है ये स्पेस। चलो ये स्लाइड को हम अभी ध्यान में रखते हैं, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, इस स्लाइड के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ओके, तो डायरेक्टली चलो अभी चलते हैं अपने वैल्यू फैक्टर के अंदर, देखते हैं कि ये फैक्टर है क्या। मैंने ये थोड़ा आइडिया दिया था आपको। ओके, तो यहाँ पे वॉरेन बफेट, जिनको हम ऑलमोस्ट जो भी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में होगा किसी ना किसी लेवल पे वॉरेन बफेट को आइडियलाइज करता ही होगा, हम भी करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। राइट, मतलब इसका मतलब क्या है, सिंपली स्पीकिंग, अगर आपको कोई चीज मिली है जिसकी वैल्यू आपके हिसाब से 120 रुपए की है, आपने 100 रुपए दिए हैं, ठीक है, तो 20 रुपीज का जो डिफरेंस है, दैट इज द वैल्यू दैट यू हैव गॉट फॉर फ्री। ओके, दैट इज द होल प्रेमिस ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज डोंट मिस्टेक अ स्टॉक विच इज ट्रेडिंग एट अ लो प्राइस to be a low value item, to be a highly undervalued item। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसी स्टॉक जो 5 रुपए की हो सकता है उसकी एक्चुअल वैल्यू आपके हिसाब से, कोई भी जो मेजर करे, 5 रुपए की भी नहीं होनी चाहिए। वो तो कोई गैम्बलिंग कर रहा होता है, तो उस तरह से वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, वो सोच रहा है कि 5 का 6 हो जाए तो ये थोड़े पैसे बन जाएंगे, इट विल बी अ ह्यूज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। राइट, वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक्चुअल प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू सम फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ द कंपनी, सो दैट इज समथिंग वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड। ओके, वरना तो ये लॉटरी टिकट वाली बात हो जाएगी। लॉटरी टिकट भी 10 रुपए की मिलती है, टिकट 25 रुपए की मिलती है, 50 रुपए की मिलती है। आपको बोलते हैं अगर आपकी लॉटरी लग गई तो 2 लाख मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे। लॉटरी टिकट इन्वेस्टिंग इज नॉट वैल्यू इन्वेस्टिंग। सिमिलरली पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग इज नॉट वैल्यू इन्वेस्टिंग। Value investing is investing in stocks which are available for cheaper than what we believe its value should be। और हमारी बिलीफ कई तरीके से आ सकती है। अगर कोई आप हिस्टोरिकली सारे इन्वेस्टर, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, बेन ग्राहम से लेके वॉरेन बफेट से लेके, इंडिया के अंदर रामदेव अग्रवाल जी से लेके
राकेश झुनझुनवाला से लेके हर कोई जिसने इन्वेस्टिंग में कुछ अच्छा किया है, हर कोई वैल्यू इन्वेस्टर ही रहा है। ठीक है, अब उनमें और एक हमारे जैसे फैक्टर इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है? उनमें ये डिफरेंस, ये हम दोनों में डिफरेंस मेन ये है कि वॉरेन बफेट जैसा इन्वेस्टर या रामदेव अग्रवाल जी जैसे इन्वेस्टर वो कैसे करेंगे? वो आगे की वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे। वो बोलेंगे कि अच्छा आज तो ये कंपनी की वैल्यू इतनी दिख रही है, लेकिन इसकी ग्रोथ एक सर्टेन परसेंटेज पे हो सकती है। हो सकता है कि आज बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू टूट गई है, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है वो उसको उस वैल्यू को फिर से लेकर आएगी। उसकी वैल्यू जो है आज मैं जितना पे कर रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा है। इसमें एक एलिमेंट ये आता है फॉरवर्ड लुकिंग अर्निंग्स का, ग्रोथ रेट का। अब एक डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टर, जिस इन्वेस्टर्स के साथ हमने टिपिकली इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने जो भी आपके फंड ऑनबोर्ड करे होंगे ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ, they are all those kind of investors who project future growth rates, future cash flows and discount them to the current value. एक फैक्टर इन्वेस्टर या क्वांटिटेटिव इन्वेस्टर फ्यूचर को देखता नहीं है, वो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे काम करता है। ओके, बिकॉज फ्यूचर अनसर्टन है। और एक सिस्टमैटिक या मशीन ड्रिवन इन्वेस्टर अनसर्टन चीजों को नहीं प्रेडिक्ट करना चाहता। ओके, उसके लिए वो क्या करता है, वो अपने पियर्स के साथ कंपेयर करता है। तो वो देखता है एक मल्टीपल जैसे प्राइस टू अर्निंग, और ये देखता है कि अच्छा ये कंपनी की प्राइस टू अर्निंग जो है वो 2 की है, तो जितनी वो अर्निंग बना रही है उसके 2 टाइम पे उसकी प्राइस ट्रेड हो रही है। तो अगर उसकी ईपीएस 10 रुपीज की है और वो शेयर 20 रुपीज के ट्रेड कर रही है, बट इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस टू अर्निंग या बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग 20 की है। ओके, तो उस मेजर से ये देखा जाता है कि ये कंपनी एक वैल्यू कंपनी है, क्योंकि इसकी जो अर्निंग्स है उसको 2 साल की अर्निंग से मैं पूरी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर पूरी कंपनी को खरीद सकता हूँ। एंड दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट वैल्यू। ओके, कोई और बोल सकता है प्राइस टू अर्निंग्स मुझे अच्छी नहीं लगती, प्राइस टू बुक देखनी है मुझे। कोई तीसरा बोल सकता है प्राइस टू सेल्स देखनी है। ऑल दैट इज फाइन। ओके, बट व्हाट वी हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ, वेरी क्लियर ऑफ इन आवर माइंड इज दैट इट इज अ रिलेटिव वैल्यूएशन। ओके, इट इज नॉट दैट मतलब कोई कंपनी का हम फ्यूचर उसकी वैल्यूज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आ रहे हैं और उसके बेसिस पे वैल्यू देख रहे हैं। हम बाकी कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं एंड फिर देख रहे हैं कौन सी सबसे अंडर वैल्यूड है, कौन सी सबसे ओवर वैल्यूड है। सिंपल, दिस इज व्हाट वैल्यू इन्वेस्टिंग फ्रॉम अ फैक्टर इन्वेस्टिंग स्टैंड पॉइंट इज। ओके, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग काम करती कैसे है? वैल्यू इन्वेस्टिंग काम बहुत सिंपल तरीके से करती है कि आप ऐसी कंपनी उठाएं जो सस्ती है विथ रिस्पेक्ट टू सम फंडामेंटल एट्रीब्यूट, आप उसको ओन करें जब तक कि मार्केट रिकॉग्नाइज नहीं करती कि ये अंडर वैल्यूड है, और उसको उसकी वैल्यूएशन ठीक करें, जिसका मतलब ये है कि उसकी मल्टीपल एक्सपेंशन हो। और कई बार वो मल्टीपल एक्सपेंशन होता है, वो होते जाता है थोड़े और लंबे तरीके लिए। वो 2 की वैल्यूएशन वाली कंपनी हो सकता है 2 से 10 तक चली जाए या 15 तक चली जाए, बट वो वहां रुके ना। चांस ये है कि वो 15 से 25 तक भी जा सकती है, 35 तक भी जा सकती है। बट एक पॉइंट आएगा जब एक बैड न्यूज आएगी, फिर से उसकी वैल्यूएशन करेक्ट होके क्लोज टू इट्स ट्रू वैल्यू पर आएगी। ओके, तो ये 3 स्टेप प्रोसेस अगर हम बोलें, वी विल बाय इट स्टेप नंबर 1, वी विल टिपिकली सेल क्लोज टू स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 हम देखेंगे ही नहीं। सो वैल्यू इन्वेस्टर विल नेवर इन्वेस्ट इन एन ओवरवैल्यूड कंपनी। ठीक है, so these are some quotes by all the famous managers that are out there. So talking about in some more detail the Motilal Oswal Value Fund, which we have launched very recently, which had its NFO very recently. Okay, ये basically क्या करता है? It basically starts with a parent index or a parent universe of around 200 कंपनीज। ओके, S&P BSE लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स जो है वो 200 कंपनी की एक इंडेक्स है रफली। उनमें से सारी कंपनीज को मेजर करता है वैल्यू के बेसिस में। अब ये इंडेक्स कैसे मेजर करती है? इट टेक्स एन एवरेज ऑफ 3 इंडिकेटर्स व्हिच इज प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग्स एंड प्राइस टू सेल्स। बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज 3 इंडिकेटर्स हर कंपनी को एक वैल्यू स्कोर दिया जाता है, और जो टॉप 30 कंपनीज व्हिच आर द मोस्ट अंडर वैल्यूड उनको कंसिडर किया जाता है। And this portfolio is held for a period of 6 months.
6 मंथ के बाद इस पोर्टफोलियो को रिक्रिएट किया जाता है, नई पोर्टफोलियो बनाई जाती है और उसको फिर अगले 6 महीने के लिए होल्ड की जाती है. दिस इज हाउ दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स. दिस इज हाउ दिस स्ट्रैटेजी इज क्रिएटेड. ओके. सॉरी. बात करते हैं परफॉर्मेंस की फॉर दिस स्ट्रैटेजी. So performance actually, unfortunately, for the value strategy for the last 15 years has not been great. The orange line talks about the value strategy. The blue line is the benchmark. Okay. So you will see that the strategy has almost tracked that the performance of the benchmark. लगभग सेम परफॉर्मेंस आया है. 100 रुपए से अगर आपने शुरू की होती है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, तो एक केस में आप 430 बनाते और दूसरी केस में 470 बनाते. बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं. बट आप ये देख सकते हैं कि ये ऑरेंज वैल्यू जो है वो कई बार ये ब्लू वैल्यू से ऊपर जा रही है, बट कई बार वो ज्यादा नीचे भी गिर रही है. राइट. सो इट इज गोइंग अप मोर बट इट्स ऑल्सो फॉलिंग मोर. तो ये स्लाइड देख के शायद आपको लग सकता है कि हम ऐसी एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं जिसने पिछले 15 साल में मार्केट को बीट नहीं किया है. आई विल कम बैक टू दिस स्लाइड्स. But the reason why we are even talking about the value factor is because globally इस strategy की evidence बहुत strong रही है. ठीक है. So ये factor जो है 1967 से, अगर मैं इस strategy की performance देखूं market के खिलाफ. Okay. So roughly for over the last 60 years, this strategy has generated an annual alpha of 3.5%. ये log scale की chart है. ठीक है. यहाँ पे अगर मैंने 1 रुपए इन्वेस्ट की होती, वो 1 रुपया बनकर आई है आपके 1600. तो दिस इज बिकम 1600. 1 रुपया हैज बिकम 1600. ओके. 1600 टाइम्स ग्रोथ हुई है इसकी. एज कंपेयर टू दैट द मार्केट हैज 1 रुपी इन्वेस्टेड इन द मार्केट में हैव गॉन ओनली बाय सम 200 or 300 times. So value factor has actually outperformed the market in the long term by a factor of 6 or factor of 7, maybe even more than that. 3% per annum over 60 years is a huge number. मैंने लॉग चार्ट इसलिए बनाया क्योंकि अगर मैं नॉर्मल चार्ट बनाता तो ये ब्लू लाइन ऐसे एकदम फ्लैट सी लाइन दिखती है और ऑरेंज लाइन एकदम ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती. आपको समझ में नहीं आता. ओके. So this is actually one of the best performing factors in the long term. चलो ये तो यूएस मार्केट हो गया. मैंने आपको 60 इयर्स का डेटा दिया है. बट चलो लेट्स टॉक अबाउट डेवलप्ड मार्केट. डेवलप्ड मार्केट्स में भी स्टोरी सिमिलर है. ओवर द लास्ट 30 इयर्स 1.5% पर एनम का डिफरेंस दिया हुआ है और या फिर बेनिफिट दिया हुआ है वैल्यू स्ट्रैटेजी ने एज कंपेयर टू द ब्रॉडर बेंचमार्क. ओके. सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी फॉर द लॉन्ग टर्म. एंड लॉन्ग टर्म, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब even 10 years is perhaps not long term. Long term is even longer than that. Okay. But this is the idea of showing these charts is just to tell you कि globally ये factors ने काफी returns बनाकर दिए हैं investors को. Okay. ये strategies काफी successful और profitable रही हैं. But at the same time this is a strategy which goes through long periods of underperformance. Okay. So ये US market का ये जो data है, ऐसे इस डेटा में ऐसे 4 10-year पीरियड्स हैं. 4 यूनिक 10-year पीरियड्स. एक्चुअली स्टार्ट में नहीं और लंबी हिस्ट्री में फ्रॉम 1920 ऑनवर्ड देयर वर 4 10-year पीरियड्स वेयर द वैल्यू स्ट्रैटेजी हैज अंडरपरफॉर्म्ड द बेंचमार्क. इसका मतलब ये है कि इसकी जो ड्रॉडाउन है बहुत लंबी चलती है, काफी टाइम के लिए अंडरपरफॉर्म कर सकती है आपके बेंचमार्क को. ओके. सो दिस इज वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड when we are talking about the value factor or the value strategy. And the same is, ऐसा नहीं है कि हम फैक्टर इन्वेस्टर हैं तो ये स्ट्रैटेजी ने अच्छा नहीं किया हुआ है. अगर आप वॉरेन बफेट का परफॉर्मेंस देखें पिछले 15 सालों में, उन्होंने S&P 500 को अंडर परफॉर्म किया हुआ है. He has underperformed S&P 500 over the last 15 years. He is a value investor. In fact, he had underperformed the S&P 500 significantly from 1990 to 2000 also. 2000 में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट उसके पिछले के 10 साल में उन्होंने वहां पे भी अंडर परफॉर्म किया था. और ये रीजन क्या है? रीजन ये है कि वैल्यू फैक्टर्स बहुत लंबे ऐसे टाइम के लिए अंडर परफॉर्म करती रहती हैं. जब वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर पेज छोड़ने की बात कर सकते हैं, वॉरेन बफेट को 2000 के जस्ट पहले ऐसे शक आ रहा था कि क्या ऐसा हो चुका है कि
सिर्फ ग्रोथ ही अच्छा करेगी, ग्रोथ स्टॉक्स ही अच्छा करेंगी और वैल्यू आगे कभी आ ही नहीं सकती। जब वॉरेन बफेट को ये डाउट्स आ सकते हैं तो हम कौन होते हैं? हमारे को ऐसे डाउट्स आने ही चाहिए, आएंगे ही। द पॉइंट इज, यू नो, यू विल बी विंडिकेटेड इफ यू होल्ड ऑन टू दिस स्ट्रैटेजी। आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपकी पेशेंस को टेस्ट करके जाएगी। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है। अब मैं थोड़े कैलेंडर ईयर डेटा के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने पिछले बताया था कि ओवरऑल इन द लास्ट 15 इयर्स परफॉर्मेंस काफी सिमिलर है बिटवीन दीज टू स्ट्रैटेजीज, मार्केट एंड वैल्यू। बट कैलेंडर ईयर टू ईयर देखेंगे तो फिर कई सारे ऐसे ईयर्स हैं जहां पे वैल्यू ने बहुत अच्छा किया हुआ है और कई सारे ऐसे ईयर्स हैं जहां पे वैल्यू ने काफी खराब भी किया हुआ है, राइट? सो इट इज लॉट मोर वॉलेटाइल ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस कंपेयर टू दैट ऑफ द बेंच। मार्केट 60% रिटर्न दे रही है, वैल्यू स्ट्रेटेजी 100% रिटर्न दे रही है। मार्केट 25% रिटर्न दे रही है, वैल्यू स्ट्रेटेजी 50% रिटर्न दे रही है। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ दो स्ट्रेटेजीज, जब वो चलती है तो ये छप्पर फाड़ के चलती है और ऐसा रिटर्न देती है। लेकिन वो दूसरे साइड में भी होता है कि मार्केट हैज फॉलन बाय 25%, वैल्यू स्ट्रेटेजी हैज फॉलन बाय 40%। Market is flat, value has fallen by 25%. So these are all very, very steep drawdowns. So this is not a strategy for the faint-hearted. This is not a strategy for someone who's skeptical about investing in market. ये मार्केट ही वॉलेटाइल है, ये मार्केट की 2 times और वॉलेटाइल है। ऐसी स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए सही नहीं है। ऐसी स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए सही है जिनके पास पेशेंस है, जिनको ये बहुत अच्छा लगता है कि 100% रिटर्न बना दिया उनकी पोर्टफोलियो ने, और वो पेशेंट भी है कि अच्छा 15 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं इस स्ट्रेटेजी में। ओके, एंड आई एम नॉट यूजिंग 15 years वेरी लूजली, बिकॉज 15 years अंडर परफॉर्मेंस बहुत बड़ी चीज होती है। यूजुअली हम किसी को इतना लंबा चांस देते नहीं है, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 2007 से 2017 विच वॉज अ 10-year पीरियड, इक्विटी मार्केट्स ने एफडी को अंडर परफॉर्म किया इंडिया में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड मार्केट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। डेवलप्ड मार्केट की बात करें, 2000 to 2012 S&P 500 has underperformed यूएस ट्रेजरी। हमारे यहाँ तो एफडी में फिर भी 6.5-7% बन जाता 2007 से 17 के बीच में। यूएस ट्रेजरी आपको 3-3.5% देती, और 2000 से 2012 के बीच में S&P 500 का इन्वेस्टर उतना भी नहीं बना पा रहा होता। ओके, सो इक्विटी इन्वेस्टिंग, while we think that it pays out in the long term, our definition of long term, we should perhaps go back and reevaluate. Long term is not 3 years, long term is not 5 years, sometimes long term is not even 10 years. Okay, reward मिलेगी आपको, but you have to be patient. You will go through these kind of bouts, especially for the value factor. Okay, so this, I don't want to spend time on this slide. Let me talk about another interesting thing now. Value as a factor works when most of the other factors don't work as much. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे 1 year रोलिंग एक्सेस रिटर्न, मतलब ये है कि एक साल में आपने मार्केट के खिलाफ कितना अल्फा बनाया है, वो ये चार्ट दिखाती है। एंड दिस इज फॉर ऑल द फैक्टर्स, वैल्यू, क्वालिटी, लो वॉलेटिलिटी एंड मोमेंटम। आप ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, जो ऑरेंज लाइन है, जब वो ऊपर रहती है तो बाकी सारे एकदम नीचे होते हैं, और जब वो नीचे है तो बाकी सारे ऊपर भी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वैल्यू कैन बी ओके एज ए स्टैंडअलोन एक्सपोजर, बट इज परहैप्स फैंटास्टिक एज अ कॉम्बिनेशन टू योर ब्रॉडर पोर्टफोलियो। कि बाकी सारे जब अल्फा नहीं दे रहे, वैल्यू अल्फा बना रही है, और जब बाकी सारे अल्फा बना रहे हैं तो वैल्यू अल्फा खा रही है। So it is a good diversifying agent to your overall portfolio exposure. Okay, so this is something to keep in mind when you, especially, so Vikas mentioned, how do we migrate from being distributors to advisors? As an advisor, you are always looking at the overall portfolio of the client, right? आप client के पूरे portfolio को देखते हैं, और आप ये देखना चाहते हैं कि एक नई फंड client के portfolio में कहाँ fit होगी, ताकि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर हो। बेटर का क्या मतलब है? बेटर का मतलब हाई रिटर्न्स नहीं है, बेटर का मतलब है स्मूथ एंड रिटर्न, बेटर का मतलब है कंसिस्टेंट रिटर्न। सबसे सक्सेसफुल क्लाइंट कौन होता है? वो होता है जो सबसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहे, राइट? और सबसे खराब क्लाइंट वो होता है जो मार्केट जब
टॉप पे है उस टाइम पे इन्वेस्ट करे और जब बॉटम पे तब बेचे. Impatient clients are the worst clients, patient clients are the best clients. But patience एक ऐसी वर्च्यू है जो अपने आप आ जाएगी अगर आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है. और अगर आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है तो पेशेंस आप जितनी मर्जी ज्ञान दे दो, सामने वाला बंदा पेशेंट नहीं होने वाला. ठीक है. सो यू आर ऑलवेज थिंकिंग एज एन एडवाइजर, यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ हाउ इज इट दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो which is delivering consistently. And from that perspective, value is a fantastic value addition. Finally, return of value. Is this the return of value? Too early to say. कि वैल्यू जैसे मैंने बोला लंबे टाइम के लिए अंडर परफॉर्म करती है, बट ये आउट परफॉर्म भी करती है. 2000 का जो पूरा डिकेड था, मार्केट ने, इंडियन मार्केट ने जब 20% कैगर दिया, अब वो टाइम शायद वापस कभी ना आए कि 20% सिर्फ निफ्टी से मिल जाए हमको पर ईयर. उस टाइम में वैल्यू ने 24% रिटर्न बना के दिए. सो इट हैज गिवन यू एन अल्फा इन परहैप्स द बेस्ट 10-year period for the Indian market in our history. In liquid history, let's say 90s to 2000 was even better, but it was very liquid. 2010, the decade where our market returned 10% per annum, value has terribly underperformed. 2020, so far, value is looking very, very strong. Will this again continue to be the decade of value? We don't know. Too early to say. अभी तो हम घुसे हैं 2022 की में ही हैं हम, but it could very well be the case. Okay, this is a strategy which will have a 10-year long cycle of underperformance and then a 10-year cycle of outperformance. Okay, so for the ones among us who want to time, it might be beneficial to think about this perspective. And finally, also this factor, this strategy is actually true to label. True to label का क्या मतलब है? अगर मैं आपको बोलूं कि मैं वैल्यू फंड चला रहा हूं और मेरी पी निफ्टी की पी से ज्यादा है, तो ये कौन सी वैल्यू फंड हुई? बहुत सारे मार्केट के अंदर आज ऐसे फंड्स हैं जो वैल्यू कैटेगरी के अंदर हैं, लेकिन उनकी वैल्यूएशन मार्केट की वैल्यूएशन से ज्यादा है. वो उसको एक्सप्लेन कैसे भी कर सकते हैं. आई एम नॉट डिबेटिंग वेदर दे आर डूइंग द राइट थिंग और नॉट, बट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर a value portfolio or value exposure, you are looking for cheaper companies than the market, right? At a very high level. So this strategy is something which will, by definition and by design, give you that cheaper exposure. No matter how you want to measure value, you can measure value using price to earnings, price to book, price to sales, dividend yield, price to cash flow. जो मर्जी आप measure ले लें, this will be cheaper than the benchmark. So again, not a slide I want to focus on. Let's look at the companies, the kind of companies that are there in the portfolio. You will typically see energy companies. You will typically see some utilities. You may also see financial services here. And these are some of the sectors which will continuously remain. And the sectors which will typically be absent from the value portfolio will be something like an FMCG, something like an IT. Healthcare may come at some point in time, may go out at another point in time. I don't want to rule it out. But typically, you will never see FMCG companies come here, consumer discretionary, durable companies or IT companies come here. You will always see an exposure to energy, financial services, commodities, utils, and so on. Okay. Finally, एक slide जो मैंने skip किया था deliberately, I want to now go back to that. ये मैंने बोला है cyclicality है. बट अगर आपको सिक्लिकलिटी का फायदा उठाना है तो एक तरीका है. There are, if I divide my market into 3 phases, bull phase, bear phase and recovery phase. Bull phase का मतलब ये तेजी है, bear phase का मतलब ये मंदी है, recovery का मतलब ये है कि bear से bull के जाने के बीच वाली phase. जो वैल्यू फैक्टर है, bull में ओके करती है, bear में खराब करती है, recovery में चप्पल फाड़ के आपको पैसे बना कर देती है. So if any of you have the capability to identify that we are close to the market bottom, it might be a good idea to consider taking exposure to value factor. Because whenever your portfolio is recovering or market is recovering, a value exposure recovers even more. Okay. So this is an interesting way in which one can utilize the value factor.
So I told you 2-3 use cases. One is for the really long term investor, जो आपके साथ रहेगा, आपको पता है ये क्लाइंट है जो 20 साल तक मेरे साथ रहेगा, उसको वैल्यू एक्सपोजर जरूर देना, क्योंकि 20 साल में रिटर्न बनाएंगी, हो सकता है 10 साल में ना बनाए. Second use case I told you is when you are looking at your client's portfolio from the overall portfolio perspective, not from one fund perspective. Again, value is a great addition because it adds great diversification benefits. Third use case ये है कि अगर आपको टाइमिंग कैपेबिलिटीज हैं आपके पास, अगर आपको लगता है कि markets are going to go into recovery mode, value may be a great exposure to consider. And finally, for people who believe in the long-term cyclicality of value, again might be a good idea to allocate at least some portion to value at this point in time. Given the last decade was a washout, there's a good chance that the coming decade may be a good time for value. Okay. And this is what this slide also says. That's it. I think those are the points I wanted to cover. I wanted to take. I will just freeze it here and आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे we can take those. फैंटास्टिक सर, मतलब बहुत शानदार सेशन रहा. तो सबसे पहले तो सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू जो हम क्लाइंट को ऑफर कर रहे हैं वो शायद स्टैंड अलोन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी पार्ट ऑफ अ मिक्स पोर्टफोलियो. इज दैट सो? यस. सो मेरा मानना ये है कि एक एग्जांपल देता हूँ. You know, there was a lady who used to work as a sweeper in a school in the US. Okay. और उन्होंने जब वो she passed away and she left all her savings to charity. तो अब वो चैरिटी वाले जब वो देखने गए कि कितने पैसे मिलेंगे, they did not have high hopes. Sweeper है, she is not a big earner. The amount that she had left was some $10 million. with $10 million वो भी चौंक गई कि $10 million इस स्वीपर के पास कैसे आए. तो क्या था वो, बेसिकली द स्टोरी वाज दैट शी वाज अ लेडी हु डिड नॉट हैव फैमिली, डिड नॉट हैव अ वेरी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल. तो वो उनका मोस्ट जो पैसा था वो अपने एक इक्विटी मार्केट में डाल देती थी और वो भूल गई उसके बारे में. उनको ना जानकारी थी, ना उनको जानने में इंटरेस्ट था. उनको उनके जो खर्चे थे वो तो निकल आ रहे थे वैसे भी, तो वो सिर्फ मार्केट में डालती गई. ठीक है. और उन्होंने अपने लास्ट सैलरी जिस दिन ड्रॉ की उस दिन तक वो डालती गई, फिर उसको देखा नहीं, छोड़ दिया, बस लिख दिया, अपना काम खत्म किया, कुछ उसको डिस्टर्ब नहीं किया. मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग काम करती है. और ये जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग काम करती है, अगर मार्केट के लिए 5x कर रही है तो ए फैक्टर्स लाइक मोमेंटम, वैल्यू, इन सब के लिए 15-20x करेगी. बट प्रॉब्लम क्या आता है हमेशा कि ऐसे इन्वेस्टर्स होते नहीं, ये मिथ हैं. ऐसे इन्वेस्टर जो हैं दे आर लेजेंड्स, राइट? ऐसे इन्वेस्टर होते हैं. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ऐसे नॉर्मल इन्वेस्टर क्या होता है, वो हर दिन आपके पोर्टफोलियो के नाव को देखेगा. अगर 10 का 9.9 हो गया तो आपको कॉल आ जाएगा कि 9.9 क्यों हो गया. ट्रू. I may be exaggerating, but the point is people are not zen like. Okay, हर कोई तो हमको क्या करना है, हम उनको zen like बना तो नहीं सकते. It is a God gifted ability, right? Not every, you cannot make someone a zen. तो आप बुद्धा बना नहीं सकते किसी को. तो आपको क्या, आपके पास क्या दूसरा ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन ये है कि उनका काम इतना आसान कर दे कि आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े, उनको कन्विंस करने की जरूरत ना पड़े, वो आपके साथ ही रहें. From that perspective, it makes sense to add that in combination with other factors rather than as a standalone exposure. Thank you. We have one question in chat box. How will you pitch contra versus value? So actually contra is also a style of value investing. contra क्या बोलता है? contra ये बोलता है कि अच्छा मीन रिवर्जन है, राइट? कि एक मीन की लाइन ऐसे ऐसे चलेगी, तो कुछ जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा, जो नीचे गया है वो ऊपर आएगा. दैट इज व्हाट कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग इज. तो तेजी के अगेंस्ट आप इन्वेस्ट करो, दैट इज कॉन्ट्रा. वैल्यू इज व्हाट, जो अंडर वैल्यूड है आप ये होप कर रहे हो कि उसकी वैल्यूएशन ठीक हो जाएगी. इसका एक दूसरा एक्सटेंट भी है, जो ओवर वैल्यूड है वो वापस उसकी वैल्यूएशन मतलब वो करेक्ट वैल्यूएशन में आएगी तो उसका भाव टूटेगा. अब वो दैट इज द शॉर्ट साइड ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग.
जो इंडिया में तो नहीं है अभी के लिए, बट दैट इज अनदर वे इन विच पीपल कैन इन्वेस्ट. सो कॉन्ट्रा एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग आर क्लोज कजन्स, आई वुड से. Okay, fine, fine. Okay, one more is what is the difference between value fund and enhanced value? तो एनहेंस्ड वैल्यू जो ये टर्मिनोलॉजी है जो हमारे इंडेक्स प्रोवाइडर S&P ने यूज किया हुआ है. तो उन्होंने इसके पीछे एक हिस्ट्री है. वो हिस्ट्री ये है कि जब उन्होंने अपना पहला वैल्यू इंडेक्स बनाया था S&P ने, तो वैसे बिफोर दैट इंडेक्स प्रोवाइडर क्या होता है, जो भी हम इंडेक्स फंड ETF लॉन्च करते हैं, हमको एक एक्सटर्नल एजेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ता है. तो एक्सटर्नल एजेंट इंडेक्स प्रोवाइडर है, उसका काम है कि आपको पोर्टफोलियो बनाकर दे दें, और एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी आवर जॉब इज टू क्रिएट दैट पोर्टफोलियो, एज एन रेप्लिकेट दैट पोर्टफोलियो बाय बाइंग एंड सेलिंग. ओके, सो इंडेक्स प्रोवाइडर एंड asset manager, both of them will go together whenever you are talking about an ETF or index fund, okay, on the passive side. तो अभी हमने वैल्यू फंड के लिए पार्टनर किया हुआ है S&P के साथ. अब S&P ने जब अपनी पहली वैल्यू इंडेक्स बनाई थी, उनकी एक मेथोडोलॉजी थी जो कि सारे जितने भी उनके S&P 500 की 500 कंपनीज हो गई, या फिर कोई S&P लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स है, जो भी है, उनके ग्लोबल S&P ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, यूएस के अंदर. तो उसमें सारी कंपनीज को उन्होंने या फिर वैल्यू बताया, क्वालिटी ग्रोथ बताया, या फिर ब्लेंड बताया. वैल्यू वो है जिनमें वैल्यू ट्रेड्स हैं, ग्रोथ वो है जिनमें ग्रोथ ट्रेड्स हैं, और ब्लेंड वो है जो दोनों के थोड़े थोड़े ट्रेड्स हैं. तो उन्होंने जो लेगेसी इंडेक्स बनाई थी अपनी, उसमें सारी कंपनीज लिए और थोड़ी वेटिंग चेंज कर दी. So that was the traditional index, but actually that is not the best way to construct a value strategy. But already उनके पास एक फंड थी जिनका नाम था value. Now they could not create another fund and call it value. So they said let us call it enhanced value. But कोई enhancement नहीं है. It is just, you know, you are selecting a actual factor investing का जो style है, तरीका है value index को या value fund को बनाने का, वो यही है. So this is the right way to create a value fund. सो फ्रेंड्स, ये फ्यूचर है दोस्तों. अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारी एएमसीज ये सारे फैक्टर इन्वेस्टिंग पे एनएफओस लेके आ रही हैं. करंटली देयर आर 2 or 3 एनएफओस गोइंग ऑन. सो फ्रेंड्स, बाय फोर्स करना पड़े उससे पहले आप बाय चॉइस इसको ये देखना शुरू कीजिए. एंड मोतीलाल इज वन ऑफ द एक्सपर्ट, मतलब शुरू से है और एक्सपर्ट है इसमें. सो प्लीज लुक इनटू दिस फंड्स, बाय चॉइस करना शुरू कीजिए इसको, क्योंकि फ्यूचर इसी का है. सो वी हैव Okay, any other questions please raise your hands, friends. Piyush bhai, go ahead. Piyush bhai. थैंक यू वेरी मच सर, मिलिंद भाई, आपने चांस दिया मुझे. सर आज का प्रेजेंटेशन वाज ट्रिमेंडस. लास्ट मैंने 200 से 250 प्रेजेंटेशन फंड मैनेजर के सुने हैं. इतना वैल्यू का जो आपने एकदम इजीली जो कॉम्प्लेक्स थिंग को जो एकदम इजी किया, देयर इज नो वर्ड्स. बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में होता है. सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने इसमें बेंचमार्क के अंदर जो है वो लार्ज एंड मिड कैप का 200 रखा हुआ है, तो क्या स्मॉल कैप में कोई भी वैल्यू स्टॉक्स नहीं रहते? ऐसा नहीं है सर. एक्चुअली स्मॉल कैप में वैल्यू एक्सपोजर और बेटर दिखती है. प्रॉब्लम बस यही है कि प्रॉब्लम बस ये है कि सर जब हम इन्वेस्ट करते हैं एक फंड की तरफ देखते हैं इसको, स्पेशली म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर में, तो आपको लिक्विडिटी भी देखनी पड़ती है ना. क्योंकि ये मान लो 5,000 करोड़ की फंड बन गई, तब ये, और ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें मेरे को इंडेक्स को रेप्लिकेट ही करना पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है. ठीक है, एक कोई एक्टिव फंड मैनेजर अगर कर रहा हो, तो एक्टिव फंड मैनेजर कैन होल्ड ऑन टू अ कंपनी विच दे आर नॉट एबल टू सेल. लिक्विडिटी मिलते हैं, वो 1 साल में भी सेल कर दें, कोई दिक्कत नहीं है. एज अ ETF और इंडेक्स प्रोवाइडर आई कैन नॉट डू. एज एन ETF और इंडेक्स फंड मैनेजर वो कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. तो उस वजह से मुझे लिक्विड यूनिवर्स में ऑपरेट करना चाहिए. वरना क्या बहुत सारी इश्यूज होती हैं. अभी रिसेंटली आपने शायद देखा होगा, देयर वाज अ फंड व्हिच वाज मैनेज्ड ऑन एन इंडेक्स कॉल्ड निफ्टी अल्फा इंडेक्स. अब ऑन इट्स ओन कोई दिक्कत नहीं उस इंडेक्स में या उस फंड में, बट उसमें कोई लिक्विड कंपनीज आ गई थी. अब वो इलिक्विड कंपनी में सर्किट लग गया और वो निकलनी पड़ गई. वो रीबैलेंस में निकल रही थी, बट उसमें सर्किट लग गया, वो निकल ही नहीं पाई. तो उसकी वजह से ट्रैकिंग एरर बढ़ गई बहुत ज्यादा. ठीक है, अब ट्रैकिंग एरर बढ़ेगी तो आप भी देखेंगे, आपको लगे अरे आप अगर कोई वेबसाइट में जाते हैं एग्रीगेटर की और आप सॉर्ट करते हैं बाय ट्रैकिंग एरर, उसमें बहुत ज्यादा ट्रैकिंग एरर वाली फंड्स को तो आप हटा देंगे.
So it is also not good to have that kind of risk or exposure, right? So hence, especially from an index fund or ETF perspective, लोग liquid universe पे focus करते हैं. अगर आप कोई discretionary manager या जो index fund manager नहीं है, जो active fund manager है, उनसे बात करें तो वो small cap में exposure ले लेंगे. तो उसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि small cap नहीं लेना चाहिए. It is just a liquidity question. और एक क्वेश्चन था सर. सर आप ये जो पीई और आरओसी में ज्यादा देखता हूँ, पीई एंड आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो Correct. ये तीन मेरा देखने का तरीका सही है या उसको भी छोड़ के और 15 फैक्टर आते हो मुझे मालूम है, तो ये तीन ही मेन रहते हैं या और कोई भी? आप कैसे वेटेज देते हैं सर, आपका पर्सनल व्यू? सर मैं ये फंड को छोड़ दीजिए, मैं जनरल ऐसा पूछता हूँ. तो मेरा व्यू सर क्या ऐसा है personal कि आई लुक एट, तो आपने जो दो फैक्टर्स यूज किए हैं, पी और पीबी दोनों वैल्यू के फैक्टर्स हैं. ओके, आरओसी क्वालिटी का फैक्टर है कि कितनी प्रॉफिटेबल है कंपनी, राइट? यस. सो मेरा व्यू ये है, दो व्यूज हैं. वन व्यू इज कोई भी फैक्टर आप लें, वेदर इट इज क्वालिटी, वैल्यू, मोमेंटम, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन इंडिकेटर यूज मल्टीपल इंडिकेटर. यस, क्योंकि एक इंडिकेटर आपको गलत सिग्नल दे सकती है, ज्यादा इंडिकेटर देंगे तो एवरेज होके आपको सही सिग्नल मिलेगी, उसकी चांसेस ज्यादा है. ठीक है, तो वैल्यू के लिए आपने सही काम किया, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक दोनों ले लिया. आई वुड रेकमेंड, अगर आप क्वालिटी भी ऐड कर रहे हैं तो क्वालिटी में भी 2-3 सिग्नल ले लें. इंस्टेड ऑफ ओनली रिलाइंग ऑन आरओसी, मे बी ऑल्सो ऐड आरओए और आरओई, और यू नो, that is one way. I personally like investing across factors, so मैं in fact that is what we do in our AIF, where we invest across value, quality, momentum and low volatility. So all 4 factors में हम लोग exposure लेते हैं. बराबर. ठीक है, so but it's a matter of personal choice. ठीक है, if you are a seasoned investor, जो मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आई एम इन द फंड मैनेजमेंट बिजनेस, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स है. मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं ऐसा रिटर्न दूं ऐसा फंड दूं जिसका रिटर्न सबसे मैक्सिमम हो. वो मैक्सिमम हो सकता है, बट किसी एक साल में उसकी परफॉर्मेंस -60% हो गई अगर, तो फिर सब लोग निकल जाएंगे. मेरे को वैसा फंड नहीं बनाना है, मेरे को ऐसा फंड चाहिए जो कंसिस्टेंट हो. लेकिन आप आपके पर्सनल वेल्थ के साथ जरूरी नहीं है कि ये करें. मे बी यू हैव द एपेटाइट टू विथस्टैंड इवन अ 60-70% ड्रॉडाउन. For that kind of an investor, you don't need to diversify across all the factors. You can maybe use value and momentum as a combination. That is what I would recommend. Thank you very much, sir. Thank you very much. Next is Lolaram Maurya ji. Please unmute yourself. Maurya ji, please unmute yourself. Meghraj ji, please go ahead. हेलो, थैंक यू सर, शानदार शनिवार के लिए. अच्छा सर, मेरा क्वेरी ये था कि मोतीलाल में ये जो पीएमएस वैल्यू स्ट्रेटेजी और ये नो डाउट कॉस्ट का तो फर्क है, बट लॉन्ग रन में जो एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई मोतीलाल के पीएमएस में कर रहे हैं, तो व्हाट इज देयर, उनको कंसिस्टेंटली रखना चाहिए या मूव करके यहाँ लेके आना चाहिए? सर आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एलोकेशन रादर देन कि पूरा चेंज करें. वो दोनों भी वैल्यू फंड्स हैं, ओके, और जो वैल्यू पीएमएस है वो एक्टिवली मैनेज्ड है. अब एक्टिवली मैनेज का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला, कुछ पॉइंट ये हो सकता है कि हो सकता है एट गिवन पॉइंट इन टाइम उसकी वैल्यूएशन 14 की ना रह के 20 की हो सकती है. ठीक है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. इट इज जस्ट दैट इज व्हाट विल हैपन बिकॉज अल्टीमेटली अ फंड मैनेजर इज मैनेजिंग इट. दूसरी बात ये है कि वो वैल्यू फंड के अंदर ऐसी कंपनीज चुनेंगे जिनकी जो अंडर वैल्यूड है बेस्ड ऑन इट प्रोजेक्टेड अर्निंग. जो फ्यूचर में जो अर्निंग्स होंगी उसके कंपैरिजन में वो अंडर वैल्यूड है कि नहीं. ये जो है वो बैकवर्ड लुकिंग है. हिस्टोरिकली जो नंबर देखी हैं प्लस इंडस्ट्री के बाकी कंपनीज और पूरे मार्केट में बाकी कंपनीज हैं, उनके कंपैरिजन में ये कंपनी अंडर वैल्यूड है कि नहीं है वो देख रही है. सो देयर आर 2 स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग. आई वुड रिकमेंड 1 और 0 नहीं है कि लाइफ में या फिर पैसिव है या फिर एक्टिव है, ऐसा मैं नहीं मानता. मैं मानता हूं कि दोनों के लिए जगह है. सो यू शुड एलोकेट सम अमाउंट टू दिस स्ट्रेटेजी, बट you should definitely not do 100% as switch from value active fund to value passive fund. That is my view. Thank you. Thank you. We have last question from Manish Patel. Manish ji, please unmute yourself.
Hello. Yeah, go ahead, Manish. Yeah, thanks for valuable insight about the value fund. सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है, आपने आपके प्रेजेंटेशन में एक बताया है कि जब मार्केट करेक्टेड होगा उस टाइम वैल्यू फंड में आपका इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि उस टाइम में वैल्यू इज मोर सुटेबल और फॉर द ग्रोथ इज मोर सुटेबल इफ इट इज करेक्टेड मार्केट, क्योंकि वैल्यू का जो ड्यूरेशन आप बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन इट इज मोर देन 20 or 30 years. So growth can be give the better return no on that time if it is I invest in the value fund जब market corrected होंगे. सर जो ये वैल्यू फैक्टर की बिहेवियर है, कई बार वैल्यू एंड ग्रोथ while we use it loosely, growth does not mean lack of value. Okay, so there is a chance like for example in the US market right now जहाँ पे बहुत सारी कंपनी जो 80-90% से करेक्ट हो चुकी हैं. Okay, but they could be high growth companies. Okay, now if you were to, of course it's a extremely different scenario where a lot of those companies are not profitable, so उनकी valuation measures कुछ relevant ही नहीं है. But let's assume a case where growth companies हैं जो profitable भी हैं, तो उनकी कोई valuation measure निकल के आ रही है. Okay, so when market corrects, these companies correct more. Okay, let's say उनकी पहले valuation थी 30 की, market की valuation 20 की थी. अब मार्केट करेक्ट होके 20 से 15 की वैल्यूएशन पे आ गई है, वो 30 से करेक्ट होके 10 की वैल्यूएशन पे आ गए. जब आप वैल्यू फंड बनाएंगे ना, तब ये कंपनीज अपने आप इस पोर्टफोलियो में आने वाली है, बिकॉज द वैल्यू फंड, स्पेशली वन विच इज अ फैक्टर बेस्ड फंड, इज गोइंग टू सेलेक्ट कंपनीज विच हैव द मोस्ट अंडर वैल्यू, so which have the best price to earnings or price to book or the cheapest price to earnings or price to book. तो कंपनीज अपने आप आ जाएंगी अगर वो उतनी करेक्ट हो गई हैं तो, और अगर उनसे ज्यादा कोई दूसरी कंपनी करेक्ट हुई है तो वो कंपनीज आ जाएंगी. एंड मैं बोल रहा हूँ वैल्यू एज अ स्ट्रेटेजी वर्क्स वेल इन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ रिकवरी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ 5 year रिकवरी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ 5 month 6 month रिकवरी. तो 5-6 महीने में जो स्प्रिंग बोर्ड एक्शन आता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो कंपनी गिरी है वो ऊपर जाती है. ये आपने 2020 में देख लीजिए, इनफैक्ट 2020 का तो काफी लंबे टाइम के लिए चल गया, बट 2009 में देख लीजिए, .com के बाद देख लीजिए आप, 97 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद देख लीजिए, 87 में ब्लैक मंडे के बाद देख लीजिए. जो सबसे ज्यादा गिरी वो ज्यादा उठती हैं, प्रोवाइडेड यू आर नॉट पार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी. अगर आप पूरे जर्नी के पार्ट रहे तो फिर आपको शायद पैसा बनेगा ही नहीं. बट इफ यू हैव टाइम द बॉटम करेक्टली at that point in time for the next maybe 5-6 months, value as a strategy will do very well. If you are talking about for the next 4-5 years, yes, growth will be a better strategy. I agree with you. सर एक चीज, इफ इट इज, मेरे को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि वंस यू आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू कैन बी गिव द 15 years में, आपने जैसे बताया आपके स्लाइड में कि 15 years में भी कोई रिटर्न्स नहीं दिया है, ठीक है, ऐसे भी वैल्यू फंड्स हैं, इट इज रिक्वायर्ड मोर देन 15 ऑल्सो. तो ये 5 months और 6 months का जो आप बोल रहे हैं स्ट्रेटेजी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए इन्वेस्टर, हाउ दे केम टू नो कि व्हाट टाइम आई आर सपोज्ड टू बी इन्वेस्ट एंड व्हाट टाइम आई एम सपोज्ड टू बी कम आउट फ्रॉम द वैल्यू फंड? I agree with you, sir. In fact, I don't recommend it at all. But there are quite a few distributors who are savvy with respect to timing, right? If you are not savvy with respect to timing, like I am not, I am not a market timer. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अगले 5 महीने में मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, so I will never do this. But if there are certain distributors who have the ability to time, maybe they have a model which tells them that now market is close to its bottom. और यहाँ से, और ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे काम करते हैं, बहुत सारे एडवाइजर ऐसे काम करते हैं. For them, it makes sense to do it. If you are not that, I will definitely warn you to not do it. You should definitely not do it. एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन है बट मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ऑलवेज एनएफओस आर कमिंग इन द मार्केट वंस इट इज द इन द हायर साइड, जबकि सबका मतलब वैल्यूएशन इज द हिस्टोरिकल हाइट में होता है, उस टाइम एनएफओस आते हैं. व्हाट इज द रीजन सर? कौन इस फंड का तो नहीं है सर? नहीं, मैं इन जनरल जैसे अभी देख रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, मिलिंद भाई ने शुरू में ही बताया ना कि 4-5 एनएफओस चल रहे हैं एंड मार्केट इन द पीक. So what is the reason behind that, sir? Sir, it's very simple, sir. सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नए आईपीओ लेकर कब आते हैं? मंदी में तो नहीं लेकर आते हैं ना, तेजी में लेकर आते हैं. तो what is the reason, sir? तो रीजन ये है कि सर उसी टाइम पे तो आप पैसे उठा सकते हैं ना, धंधा करो. आप पैसे नहीं उठा सकते. अगर मंदी है, मंदी में पैसे आप दोगे कैसे? पैसे मैं लेके तो आ जाऊंगा. क्लाइंट सेंटिमेंट. हाँ, तो देखो
2000 मनीष भाई ये बात बिल्कुल सही है। आपने भी देखा है, ये एक्सपीरियंस किया है कि बॉस मंदी में कोई पैसा नहीं देता है, और मेजोरिटी इन्वेस्टर आता है ना, वो सर तेजी में ही आता है। ये मतलब रूल बन गया अभी तो। यस मिलिंद भाई, यस। ओके, थैंक यू मिलिंद भाई, थैंक यू वेरी मच। सो विकास जी, एनी फाइनल वर्ड्स और वी शुड? Yes, just so thank you Shankar, thank you मिलिंद भाई। So इसमें एक चीज मैं थोड़ा उसके ऊपर फिर से मैं एम्फेसिस करना चाहूंगा कि आज का जो ऑब्जेक्टिव था या फिर हमारा जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपके हाथ में ये फंड या फिर क्लाइंट के पोर्टफोलियो का बागडोर कैसे ले सकते हो। कि आज का जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग था वैल्यू इन्वेस्टिंग है। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर आप रिटर्न देखोगे, रिटर्न तो दिख नहीं रहा है, तो फिर मैं क्यों देखूं? बट ऐसा नहीं है। ओके, आज हमारा पूरा, आज देखिए ना, हर यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग ज्यादातर डिपेंडेंट है फंड मैनेजर के ऊपर। हम क्या बोल रहे हैं, आप आपके हाथ में कमान लो, आप समझो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है। ओके, मोमेंटम क्या है, लो वॉल क्या है, क्वालिटी हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे क्या है ये। ओके, और उसके बाद हम बात करेंगे अगले सेशन में इन चारों को साथ में कैसे लाना है, क्यों लाना है। क्या है कि देखिए, एज ए फंड मैनेजर हम बंडल करके प्रोडक्ट तो दे सकते हैं आप, पर क्या होगा कि आज 500 फंड है, कल 1000 फंड हो जाएंगे, तो 1000 फंड में से आप बेचोगे क्या सर? ओके, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप ये समझे कि इस चीज को कौन से टाइम पे यूज करना है, उसको स्टडी कीजिए। कल से इस्तेमाल नहीं करना है, आप स्टडी कीजिए, उसको संभालिए, सवाल पूछिए। हम बैठे हैं उसके लिए, आज हम इतनी बड़ी टीम इसी के लिए बना रहे हैं। ओके, ये वैल्यू स्टाइल जो आप शंकर ने कहा कि ये स्टाइल पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर वैल्यू आपको एक्टिव के थ्रू जाना है या पैसिव के थ्रू जाना है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग तो एक्टिव में भी है। करेक्ट, बहुत सारे फंड मैनेजर हैं। आपको ये समझना चाहिए वैल्यू स्टाइल होता क्या है, इसको क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। ये हम जितना भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो जाए। ओके, यहाँ फंड बेचने के लिए हमारा फंड बेस्ट है या फिर इनका फंड अच्छा नहीं है, इसके लिए नहीं आए हम लोग। बिल्कुल विकास जी। सो फ्रेंड्स, बहुत जल्द हम हमारे 3 फैक्टर्स हो चुके हैं। वी विल मतलब एक नेक्स्ट जो आएगा हमारा क्वालिटी फैक्टर आएगा, और ये सबको मिक्स करके कैसे बेचा जाए उसके ऊपर भी हम बहुत जल्द बात करने वाले हैं। सो जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच शंकर, कृष्णन जी, विकास जी एंड एंटायर मोतीलाल ओसवाल टीम एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने एक्टिवली ये सेशन को अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू everyone. Thank you विकास भाई। See you soon in Mumbai. या श्योर मिलते हैं। ओके, मिलते हैं सर। Yes sir. Thank you all.